हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन विद गौरव। मेरे इस चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज की वीडियो के अंदर जो है हम एक प्रीवियस ईयर टेस्ट डिस्कस करने वाले हैं जो कि यूकेपीएससी का ही एक पेपर था। तो फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट जो है आज का टेस्ट होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब के सब लोक सेवा आयोग जो है किस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है उसी के पैटर्न पर आपको क्वेश्चन सारे मिल जाएंगे। तो वो आपको इससे पूरा आइडिया लग जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन जो है आपके आगामी जो एग्ज़ाम है उसके अंदर आने वाले हैं। अब मात्र 2 से 3 दिन आपके एग्ज़ाम के अंदर शेष रह गए हैं दोस्तों। तो आप लोगों की तैयारी मुझे पूरी उम्मीद है कि अच्छी हो गई होगी, आपने अपना सिलेबस पूरा निपटा दिया होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। अब हमारे पास समय नहीं है, हम ज़्यादा समय ख़राब नहीं करते। और इससे पहले वाली जो मैंने वीडियो डाली थी उत्तराखंड वाली, उसमें कुछ मिस्टेक्स हो गई थी, इस वजह से बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट्स किए, इस वजह से मैंने वो वीडियो हटा दी। ठीक है, खैर छोड़िए, जो भी हुआ सो हुआ। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि आगे हम क्या कर सकते हैं। इसके बाद जो है अब इसका पेपर हो जाएगा तो उसके बाद देखते हैं, एलटी की तैयारी मैं करवाऊंगा। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, फिलहाल आप इसकी तैयारी कीजिए और अच्छे से इस पेपर को दीजिए। बाकी इसके बाद क्या होगा देखते हैं आगे जाके। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। और अभी तक भी अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो आप मुझे इस व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। तो देखिए यहाँ पर पहला ही क्वेश्चन आपके पास है, राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल होता है। तो राज्य में आप जानते हैं जो सूचना का अधिकार है उसके नियम के अनुसार एक सूचना आयुक्त होता है ना, मुख्य सूचना आयुक्त या चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कहते हैं उसको। ओके, तो जो ये चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है इसका कार्यकाल कितना होता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपके सामने है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन फर्स्ट होगा, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो पहले हो जाए। मतलब अगर 5 वर्ष का कार्यकाल होता है लेकिन अगर उससे पहले 65 वर्ष हो जाएंगे तो रिटायरमेंट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला देखिए, यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों के कार्यकाल की व्यवस्था करता है। यानी कि जो पंचायती राज है उसका उल्लेख किस अनुच्छेद या आर्टिकल के अंदर है वो हमें बताना है। तो यहाँ पर है 241, 42, 43 या 44। तो बताइए सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर जो दोस्तों राइट आंसर है वो अनुच्छेद 243 243। ठीक है, तो जो आर्टिकल 243 है उसी में जो है वो पंचायती राज का उल्लेख है। त्रिस्तरीय जो पंचायती राज व्यवस्था है आप जानते हैं वो 3 लेवल पर होती है ना। तो जिसमें जिला लेवल पर होती है एक, फिर आपका ब्लॉक लेवल पर होती है, फिर ग्राम पंचायत होती है। इस तरीके से इसको 3 टायर जो व्यवस्था होती है ये आपका 243 में है। और वैसे ही ये शुरुआत में जो संविधान के अंदर जो है जो डीपीएसपी था आपका, जो डायरेक्टर प्रिंसिपल है उसके अंदर थे, लेकिन बाद में उसको कानून बना दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है, इससे संबंधित आप ये देख लेना कि जो पंचायती राज वाला है वो आपका कौन सा संवैधानिक संशोधन था, शायद 92, हाँ 93 या 92 93 ऐसा कुछ है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो वो पूछा जाता है, मुझे ध्यान कंफर्म नहीं है, देख लेना एक बार। ठीक है, तो अगला है, उत्तराखंड के किस मुख्यमंत्री ने पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% स्थान आरक्षित किए। तो आप जानते हैं कि हमारे उत्तराखंड में पंचायतों में जो है जो महिलाएं हैं उनके लिए सीटें रिजर्व हैं। 1 साल जो है उनकी सीट आती है, फिर उसके बाद नेक्स्ट जब आते हैं इलेक्शन फिर नॉर्मल सीट आती है। तो फ्रेंड्स जो महिलाएं हैं उनके लिए 50% सीट सीधा सीधा रिजर्व होती है, आप जानते हैं। तो ये किसके द्वारा किया गया, ये माननीय खंडूड़ी जी के द्वारा किया गया। ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, खंडूड़ी जी के टाइम पर ये हुआ था। अगला नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय 2014-15 में सर्वाधिक थी। तो ये क्वेश्चन तो करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये उस टाइम 2016-17 का पेपर है, तो उस टाइम के करंट अफेयर के हिसाब से ये पूछा गया है। ठीक है, खैर इसका आंसर था उत्तराखंड। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पर उत्तराखंड की जो है प्रति व्यक्ति आय इनमें सबसे ज़्यादा थी। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम मंत्रियों की नियुक्ति की जा सकती है। तो आप जानते हैं कि एक फिक्स अमाउंट ऑफ जो मंत्री हैं वो बन सकते हैं, है ना। और वो उसका रेशियो होता है कि जो प्रत्येक राज्य में जिसके विधायक जितने होते हैं उसके 1/10 का ऐसा कुछ रेशियो होता है, हाँ 1/10 होता है।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर उत्तराखंड में जो मैक्सिमम मुख्यमंत्री जो बन सकते हैं वो कितने हैं, इंक्लूडिंग मुख्यमंत्री, इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर, तो वो है आपके 12। ओके, तो 12 यहाँ पर राइट आंसर है। 12 यहाँ पर अधिकतम मुख्यमंत्री बन सकते हैं। जो लेटेस्ट कैबिनेट चुना गया है वो तो खैर नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि अभी वो तो अभी हाल ही में हुआ है, और पेपर तो उससे पहले ही मेरे ख्याल से सेट हो चुके होंगे, एक महीने पहले ही। तो जो लेटेस्ट वाला अभी बना है उसके क्वेश्चन तो आने की चांस नहीं है, ठीक है। लेकिन जो पहले वाला है उसमें क्या क्या चीज़ें हुई थी वो आप ज़रूर देख लेना एक बार। बजट के अंदर जो है वो एलोकेशन ज़रूर देख लेना, और इंडिया के बजट के अंदर भी थोड़ा बहुत नज़र मार लेना, ठीक है। और जो प्रमुख स्कीम्स हैं उनके ऊपर खासकर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की हिस्सेदारी रखता है। तो ये क्वेश्चन तो हम सब जानते हैं, इसका उत्तर सबसे लंबी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो बांग्लादेश की है, क्योंकि बांग्लादेश तो भारत का ही पार्ट था। पहले आप जानते हैं ईस्ट पाकिस्तान बना, और फिर बाद में अलग होकर बांग्लादेश बना। नेक्स्ट है, अगला देखिए, नोकरेक आरक्षित जैव मंडल अवस्थित है। तो ये जो नोकरेक जो रिजर्व फॉरेस्ट है या रिजर्व बायोस्फीयर कह सकते हैं इसको, रिजर्व बायोस्फीयर, तो ये कहाँ पर है। यहाँ पर ऑप्शन देखिए, तमिलनाडु है, उड़ीसा है, असम है, या मेघालय है। तो इसमें देखिए आप क्या क्या हो सकता है सही आंसर। इसका सुना होगा आपने, नॉर्थ ईस्ट में है ये, इतना कंफर्म मैं बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ये मेघालय के अंदर स्थित है, ठीक है। तो मेघालय के अंदर नोकरेक जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये स्थित है। ये देखिए लिखा हुआ है कि राज्य में पश्चिमी गारो हिल्स जिले में स्थित है। जो गारो पहाड़ी हैं पश्चिमी, जो नॉर्थ ईस्ट में है आपके, गारो, खासी, जयंतिया, ये सब सुना होगा आपने, लाइन से हैं ये। तो इनका क्रम भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो ये पहाड़ियों में ही ये आपका बायोस्फीयर रिजर्व है। बाकी जो नॉर्थ ईस्ट के बाकी और अदर बायोस्फीयर रिजर्व हैं वो अच्छे से पढ़ लेना, जैसे कि काजीरंगा हो गया, और आपका केबुल लामजाओ हो गया, और क्या क्या है, और भी है असम में एक, ठीक है। तो जो भी है नॉर्थ ईस्ट के वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, 16 वन का संबंध है। तो 16 जो वन है उसका संबंध किससे है, यहाँ पर देखिए, दक्षिण प्रायद्वीपीय पहाड़ियों से, पश्चिमी हिमालय से, पूर्वी हिमालय से, या ज्वारीय वनों से। तो 16 वन का संबंध किससे है आपको बताना है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन ए होगा। जो दक्षिणी प्रायद्वीपीय हमारी पहाड़ियाँ हैं, यानी कि जो प्रायद्वीपीय भारत है वहाँ पर आप जानते हैं कुछ पहाड़ियाँ स्थित हैं, तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं, 16 वन कहते हैं। 16 वन का इसके यहाँ पर देखिए, 16 वन उपोष्ण पर्वतीय वनों का रूप है, और इस प्रकार के वन दक्षिणीय प्रायद्वीपीय पहाड़ियों से संबंधित है। चीड़ या पाइन इनका सबसे प्रमुख वृक्ष है। तो जो चीड़ का वृक्ष है और पाइन का वृक्ष वो इनका सबसे प्रमुख वृक्ष है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन का आंसर तो आप लोगों ने देख ही लिया। खैर ये क्वेश्चन तो उतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं। यहाँ पर देखिए, भारत में तांबे का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये डेटा पुराना है, तो उस टाइम के हिसाब से मध्य प्रदेश जो है वो सबसे बड़ा उत्पादक था। अब कमेंट सेक्शन में आप लोग बताने लग जाते हो कि सर ये नहीं है वो नहीं है। देखो ये डेटा जो है ये क्योंकि पुराना पेपर है तो उसमें पुराना डेटा होगा, अब लेटेस्ट उसमें चेंज हो सकता है, तो उसको आप खुद देखिए कि अभी हाल ही मतलब जो 2020 का लेटेस्ट होगा उसमें देखना कि सबसे ज़्यादा तांबा कहाँ पर उत्पादन होता है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं, जैसे तांबा सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, अभ्रक सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, सोना कहाँ पर होता है। तो कुछ प्रमुख प्रमुख चीज़ें हैं, ये जरूर देखना है आपने खनिजों में, क्योंकि खनिजों से भी एक आध क्वेश्चन जरूर आ जाता है। अगला, डॉल्बी इस्पात संयंत्र अवस्थित है। तो डॉल्बी इस्पात संयंत्र कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर ये जो राइट आंसर है दोस्तों इसका है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अंदर ये डॉल्बी इस्पात यानी कि स्टील, ठीक है ना, इस्पात का मतलब होता है स्टील। तो स्टील डॉल्बी जो प्लांट है वो महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। अगला देखिए, झूम खेती को कहते हैं। तो झूम खेती तो आप सब जानते हैं, बचपन से हम इसका सॉरी पढ़ते आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स जो स्थानांतरी खेती है उसको हम झूम खेती कहते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है स्थानांतरित कृषि है जिसमें थोड़े थोड़े समय के अंतर पर खेत बदलते रहते हैं, और भारत की पूर्वोत्तर पहाड़ियों में आदिम जातियों द्वारा इस प्रकार की कृषि
की जाती है। ओके, अगला नेक्स्ट है हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो यहाँ पर है गोदावरी, महानदी, पेन्नार और दामोदर। तो हीराकुंड बांध बहुत फेमस है, 1975 में बना था दोस्तों, और ये आपका किस नदी पर है? महानदी पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ये होगा महानदी, जो कि उड़ीसा में बेसिकली सबसे ज़्यादा की सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य आंशिक रूप से हिमालय व आंशिक रूप से मैदान में स्थित है? तो ये अपना कौन सा है? अपना उत्तराखंड। आंशिक रूप से यहाँ पर हालांकि हिमालयी क्षेत्र ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर कुछ मैदानी क्षेत्र भी स्थित है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, साझा संपत्ति संसाधन भारत में किसके स्वामित्व में आते हैं? साझा संपत्ति संसाधन मतलब जो कंबाइंड प्रॉपर्टी होती है, कम्युनिटी प्रॉपर्टी होती है, वो भारत में किसके अंडर में आते हैं? तो यहाँ पर देखिए निजी, ग्राम, राज्य या जनपद। तो यहाँ पर हमें राइट आंसर बताना है दोस्तों। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि स्टेट की जो प्रॉपर्टी के अंतर्गत वो आते हैं। जैसे कि कोई अगर साझा संपत्ति के अंदर क्या कह सकते हैं आप, अगर चारागाह है कोई, या जहाँ पर ईंधन के लिए लोग वगैरह लोग जाते हैं, तो ये सारी संपत्तियाँ आपके साझा संपत्ति के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट है FL2 नीति क्या का संबंध किससे है? तो FL2 जो नीति है उसका संबंध किससे है? यहाँ देखिए, उत्तराखंड की वन नीति, उत्तराखंड की परिवार नियोजन की नीति, उत्तराखंड की शराब नीति, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, जो FL2 का मतलब है उत्तराखंड की शराब नीति से। ओके, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी है, उत्तराखंड की जो शराब नीति है वही FL2 की नीति है। ये पुराना क्वेश्चन है, हालांकि अभी ये पूछा नहीं जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में IMA यानी कि इंडियन मिलिट्री IIM है ये। तो IIM कहाँ पर है? तो IIM सब जानते हैं कि कहाँ पर है, काशीपुर में स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM है ना। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। राज्य लोक सेवा आयोग अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। तो ये जो लोक सेवा आयोग है, यानी कि जो UKPSC है, जो कि आपका एग्जाम करवा रहा है, तो फ्रेंड्स ये जो अपने काम की वार्षिक रिपोर्ट किसको पेश करता है? ये करता है राज्य के जो राज्यपाल यानी गवर्नर को, और गवर्नर उसको सदन के पटल पर रखवाता है। हालांकि उत्तराखंड में तो लोक सेवा आयोग का काम ही नहीं है, 4 साल से तो इन्होंने एक भी वैकेंसी नहीं निकाली, पता नहीं क्या काम करते हैं। ओके, अब ये लगभग 4 साल बाद ये कोई एग्ज़ाम करवा रहे हैं, ये लेक्चरर वाला। और उससे पहले जो है इन्होंने क्या करवाया था, कुछ ऐसे ही फालतू 1-2 एग्ज़ाम कराए थे छोटे मोटे। बाकी इन्होंने ना PCS करवाया, ना लोअर PCS कराया, ना समीक्षा अधिकारी कराया, ना कुछ नहीं करवाया है 4 साल से। नेक्स्ट, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्न में से किस संधि के द्वारा प्रथम अंग्रेज मराठा युद्ध का अंत हुआ था? तो यहाँ पर देखिए, सूरत की संधि है, मंगलौर की संधि है, सालबाई की संधि है और अमृतसर की संधि है। तो हमें बताना है कि किस संधि के द्वारा अंग्रेज मराठा युद्ध का अंत हुआ था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी है, सालबाई की संधि। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 85 गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग के कार्यकाल में हुआ था, और इस युद्ध का अंत सालबाई की संधि 1792 के साथ ही हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका सालबाई की संधि, अंग्रेज मराठा अंतिम युद्ध कह सकते हैं आप उसको। नेक्स्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, किस गवर्नर जनरल ने भारत में ठगी का अंत किया था? ठगी इन द सेंस कि जो लोगों के साथ लूटपाट और उनको ठगा जाता था, जो ठग होते थे उनके द्वारा, तो उसका अंत करने वाले कौन है गवर्नर? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ओके, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने ही ठगी का अंत किया था भारत के अंदर उसने। और ये देखिए, इसके लिए उसने कर्नल स्लीमैन को नियुक्त किया था, ये भी पूछा जा सकता है। तो कर्नल स्लीमैन को नियुक्त किया लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने ठगी का अंत करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में किस वर्ष सरकारी डाक सेवा शुरू हुई?
तो भारत में जो है डाक सेवा यानी कि जिसके माध्यम से लोग इधर से उधर अपना कम्युनिकेशन कर पाए, और कहीं ना कहीं ये जो डाक सेवा है इसके शुरू होने के बाद भारत में एक जो राष्ट्रीय एकीकरण है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली है ना। तो ये डाक सेवा दोस्तों शुरू की गई थी लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे 1854 में। ओके, तो डलहौजी के टाइम पे आप जानते हैं कि काफ़ी कुछ हुआ था भारत के अंदर। ट्रेन्स जो है आपका ट्रेन की शुरुआत भी हुई थी, और उसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट काम जो है वो इसके टाइम पे हुए हैं डलहौजी के। तो डलहौजी के काम जरूर देख लेना आप, डलहौजी के टाइम के। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है? तो ये सब जानते हैं, हमारा जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम वो लिया गया है किससे? आनंद मठ से। ठीक है, जिसकी रचयिता कौन है आपके? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ओके, और इन्होंने इसको बांग्ला भाषा में लिखा था, ये भी याद रखना। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है धन के बहिर्गमन का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया था? तो ड्रेन थ्योरी, ये मैंने पहले भी बताया था आपको, लेक्चर में भी शायद मैंने बताया था। ये जो धन का बहिर्गमन का सिद्धांत है वो दिया गया था दादा भाई नेरोजी के द्वारा दोस्तों। और दादा भाई जो नेरोजी हैं उन्होंने ही फर्स्ट टाइम जो है वो भारत की जो नेशनल इनकम थी उसको कैलकुलेट किया था, और फिर उन्होंने बताया था कि किस तरीके से अंग्रेज जो है या ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है वो हमसे ही जो है कच्चा माल जो है इंग्लैंड ले जाती है, फिर वहाँ पे मैन्युफैक्चर होकर भारत के अंदर उसको ज़्यादा रेट के अंदर बेचकर मुनाफा कमा रही है। तो इस तरीके से भारत का जो धन है वो धीरे धीरे ड्रेन होकर विदेशों को जा रहा है या ब्रिटेन को जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो भारत है, जब वो इसको सोने की चिड़िया कहा जाता था, इतना ज़्यादा यहाँ पर जो राजा महाराजा थे उनके पास पैसा हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे वो सब ड्रेन होता गया और धीरे धीरे भारत गरीब बनता गया। नेक्स्ट है भारत में बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? तो आपने बौद्ध धर्म जो है उसकी वीडियो मैंने बनाई थी, तो बौद्ध धर्म में जो है वो त्रिरत्नों की बात हुई है, और कितने 8 जो आर्य सत्य हैं उनकी बात हुई है। ओके, तो जो त्रिरत्न हैं दोस्तों इसमें वो हैं कौन से? बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है, तो ये 3 जो है त्रिरत्नों की बात हुई है, और ये 8 जो है आर्य सत्यों की बात हुई है। ठीक है, तो वो भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है बेगम मुमताज महल का मूल नाम क्या था? तो बेगम जो मुमताज महल है उनका मूल नाम था आपका क्या? अर्जुमंद बानो बेगम। और फ्रेंड्स आगे जाके यही आपका मुमताज महल के नाम से जानी गई, जिनके की मकबरे को हम क्या कहते हैं? ताजमहल कहते हैं, है ना। तो ताजमहल इनके मकबरे को कहा जाता है, याद रखना। ये लिखिए नूरजहां के भाई आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम यही मुगल मुमताज महल के नाम से प्रसिद्ध हुई। अगला देखिए लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? यहाँ पर देखिए हुकुम सिंह हैं, एम.बी. आयंगर हैं, और आपका जी.वी. मावलंकर हैं, जी.एम.एस. बालयोगी हैं। तो राइट आंसर इसका है जी.वी. मावलंकर। ओके, नेक्स्ट देखिए, चलिए इसमें इतना ही है, अगला देखते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन तो अब ये क्वेश्चन तो वैलिड नहीं होगा। यहाँ पर लिखा है दोस्तों कि भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में जम्मू एंड कश्मीर पर प्रत्यक्षतः लागू होता है? तो ये जम्मू और कश्मीर पर अनुच्छेद 370 जो है उसको अब नल एंड वॉइड कर दिया गया है, तो अब तो इस पर कोई इस प्रकार का क्वेश्चन नहीं बन सकता है। हालांकि अब इस पर जो बने गए 2 अलग अलग ड्यूटीज़ में इसको कन्वर्ट कर दिया गया, आप जानते हैं इसके बारे में, खबरें तो आपने पढ़ी हैं, है ना। जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख 2 अलग अलग यूटीज़ बन गई। तो दोनों यूटीज़ के आपको गवर्नर के नाम जरूर पढ़ने हैं। एक जगह जी.सी. मुर्मू है और एक जगह लद्दाख में कौन है? लद्दाख में देख लेना आप। ठीक है, तो इनके गवर्नर के नाम पूछे जा सकते हैं, क्योंकि अब नया इसमें एक तरह से डेवलपमेंट है, तो इससे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है किस संविधान संशोधन को भारतीय संविधान का संशोधित संस्करण कहा जाता है? तो आप जानते हैं कि एक ऐसा संविधान संशोधन हुआ था जिसमें कि दोस्तों बहुत सारे जो हैं वो चेंज संविधान के अंदर लाए गए थे, यानी कि बहुत सी नई चीज़ें अमेंड जोड़ी गई, नई कुछ अमेंडमेंट किए गए। तो इतने ज़्यादा जब अमेंडमेंट किए गए तो उस कारण से उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तो कौन सा संविधान संशोधन था बताइए? इसका राइट आंसर मेरे ख्याल से
जो थोड़ा बहुत पढ़ते होंगे उन्हें तो ये आंसर पता ही होगा। तो ये है आपका 42वां संविधान संशोधन, ठीक है, 1976 में हुआ था। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसमें बहुत सारी जो है वो आपके प्रस्तावना में भी जो है धर्मनिरपेक्षता जैसे शब्द जोड़े गए थे, और उसके अलावा भी बहुत सारे इसमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुए थे। नेक्स्ट है, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है? तो अंबेडकर जो है उन्होंने एक आर्टिकल ऐसा है जिसको उन्होंने कहा था कि ये ही संविधान की आत्मा है, और अगर ये खत्म हो गया तो सब कुछ समझ लो खत्म हो गया। तो ये आर्टिकल था दोस्तों आर्टिकल 32, ओके, जो कि आपका है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का जो आपका राइट है। तो इसी राइट के अंतर्गत जो अगर आपका किसी प्रकार का फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है तो उसके बिहाफ पर आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट उसमें रिट जारी करके उसका आपको पालन करवाएगा। तो वो आपका अनुच्छेद 32 में होता है। और इसीलिए बाकी जो इसीलिए इसको अम्बेडकर जी ने क्या किया, कहा भारतीय संविधान की आत्मा, ठीक है। हालांकि कई जो इतिहासकार हैं उन्होंने जो आपका प्रस्तावना है उसको क्या कहा है, संविधान की आत्मा का है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट है, विंडोज निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो विंडोज क्या है आपका, यहाँ पर देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर, एक्टिव डेस्कटॉप, या इनमें से कोई नहीं। तो विंडोज एक क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि आपका एंड्रॉयड है, विंडोज़ है, और ऐसे एप्पल का ओएस है। तो ये सारे के सारे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो बेसिकली जो आप एक यूज़र होता है और जो हार्डवेयर होता है उनके बीच में एक इंटरफेस को प्रोवाइड कराते हैं। यानी कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से ही एक यूज़र आपके सिस्टम से जो है वो इंटरेक्ट कर पाता है, ठीक है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो आप जानते हैं सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरे होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं वो हैं MS ऑफिस। जो भी सॉफ्टवेयर जो है वो बाद में इंस्टॉल किए जाते हैं, और बेसिकली अदर जो जितने भी प्रोग्राम जो है हम चलाते हैं वो सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, और जो ऑलरेडी उसमें इंस्टॉल होके आते हैं वो आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका अगर मैं बात करूं इंटरनेट एक्सप्लोरर की, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। हालांकि ये उसमें ही इंस्टॉल होकर आता है, लेकिन ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आता है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि जैसे ये जो उसमें ऑलरेडी सिस्टम के अंदर कुछ चीज़ें डिफ़ॉल्ट होकर आते हैं तो वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आती हैं। खैर ये तो आप थोड़ा बहुत कंप्यूटर के बारे में सब जानते हैं यार, है ना। नेक्स्ट है, रोम है। तो ये रोम और रैम के क्वेश्चन तो हमेशा आते हैं। तो बताया भी था, रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। तो जब हम किसी मेमोरी को केवल रीड कर पाएंगे, उसको राइट नहीं कर पाएंगे, तो इसका मतलब क्या होगा, वो ऐसी मेमोरी हो जाएगी जिसको कहेंगे हम फिर क्या, नॉन वोलेटाइल मेमोरी, ओके। क्योंकि वो वोलेटाइल नहीं हो सकती, तो वो नॉन वोलेटाइल कैटेगरी में आ जाएगी। और अगर जब हम लिख रहे हैं तो वो आपका वोलेटाइल मेमोरी है, क्योंकि वो रैम में डेटा चल रहा है। अगर उसी टाइम पे कुछ दिक्कत हो गई, डेटा लॉस हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट, निम्न में से कौन इनपुट डिवाइस है? यहाँ पर देखिए इनपुट डिवाइस कौन सी है, इसमें प्लॉटर है, प्रिंटर है, मॉनिटर है, या स्कैनर है। तो देखिए इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस दो चीज़ें होती हैं, तीन ही चीज़ें होती हैं कंप्यूटर के अंदर, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट, ओके। तो तीनों डिवाइसेस का आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर फिलहाल जो इनपुट डिवाइस है वो है स्कैनर, है ना। स्कैनर के माध्यम से हम स्कैन करते हैं किसी भी चीज़ को, और उसके बाद वो इनपुट देता है कंप्यूटर को। नेक्स्ट, अगला चलते हैं। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन, ये तो आपने उत्तर देख ही लिया इसका। कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? तो कुतुब मीनार जो है आप जानते हैं साउथ दिल्ली के अंदर है, मेहरौली में, है ना। तो कुतुब मीनार बेसिकली बनाया गया था किसके लिए, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उन्होंने बनवाया था, और पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। और ये बेसिकली अजान जो देने के लिए बनाया गया था, ठीक है ना। तो जो अजान होती थी उसको देने के लिए बनाया गया था कुतुब मीनार, और इसकी जो ऊंचाई है दोस्तों वो है 72.5 मीटर, ठीक है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है, रजिया सुल्तान किस वर्ष जो है वो शासिका बनी थी? तो रजिया सुल्तान का नाम आपने सुना होगा, दिल्ली सल्तनत की जो है पहली व अंतिम जो है वो ये महिला शासिका हैं।
हालांकि और ये जो है इनका शासन बना, इन्होंने शासन की गद्दी संभाली, लेकिन ज़्यादा साल तक जो है ये शासन नहीं कर पाए। मैंने बताया था कि आंतरिक विद्रोह के कारण ही इनको जल्दी हटना पड़ा, या इनकी इनकी मतलब हत्या कर दी गई। तो फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है, 1236 ईस्वी में इनको बनाया गया था। अगला देखिए, मनसबदारी प्रथा किसने प्रारंभ की थी? तो फ्रेंड्स जो ऑफिशियली यानी पूर्ण रूप से मनसबदारी जो प्रथा है उसको लागू करने का जो श्रेय है वो जाता है अकबर को, ठीक है। तो अकबर, मनसबदार बेसिकली क्या होते थे, एक पोजीशन कह सकते हैं आपको, जिसके पास जितना बड़ा मनसब होता था उसकी उतनी बड़ी पोजीशन मुगल साम्राज्य में होती थी, ठीक है। अगला, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की कुल बजट राशि कितनी है? तो ये तत्कालीन बजट जो होगा उसमें एलोकेशन है, तो इसलिए मैंने बताया था ना, लोक आयोग जो है इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ लेता है, इसीलिए जो प्रमुख स्कीम्स होती है उनका आपको एलोकेशन भी थोड़ा बहुत देख लेना है। इस साल के बजट में जो प्रमुख स्कीम अनाउंस हुई है पेंशन वाली और एक दो और स्कीम्स है, तो उसमें ज़रूर देख लेना कि किस प्रकार का एलोकेशन हुआ है। तो इसका जो सही उत्तर था वो ऑप्शन डी था, 8,000 करोड़ का एलोकेशन प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में हुआ है। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना बेसिकली वही थी जिसमें जो है मुफ्त सिलेंडर जो है बांटे जाते हैं, ठीक है। और एक प्रधानमंत्री उजाला योजना है, तो वो आपकी एलईडी जो लाइट वितरित हो रही थी, सस्ते बल्ब जो मिल रहे थे, तो उससे रिलेटेड है। तो ये प्रमुख जो गवर्नमेंट की फ्लैगशिप स्कीम होती हैं तो उन पे आपको गौर करना होता है। जो 8-10 फ्लैगशिप स्कीम होती है उसको बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो सारी पढ़ के जानी है, ठीक है ना। उज्ज्वला, उजाला, जनधन योजना, खैर जनधन तो अब पुराना हो गया, अभी लेटेस्ट कुछ और योजनाएं जो लॉन्च हुई हैं वो देख लेना एक बार, ठीक है। एक जो है निर्यात को प्रोत्साहन करने के लिए पीएलआई योजना करके कुछ हुई है लॉन्च, वो जरूर देख लेना। और आत्मनिर्भर भारत के लिए जो है कितना पैकेज जो है सरकार ने दिया, वो सब चीज़ें देख लेना। अगला देखिए, यहाँ देखिए 5 करोड़ बीपीएल परिवारों को मुफ्त में एलपीजी कलेक्शन सरकार ने, तो 5 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को आप इसमें इसके अंतर्गत एलपीजी की जो कनेक्शन है वो बांटे गए हैं। हालांकि सिलेंडर इतना महंगा हो गया कि अब दोबारा उसको भरना जो है वो हालत ख़राब करने वाली बात है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, बजट 2016-17 में भारत का वित्तीय घाटा कितना अनुमानित था? तो ये भी आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है। वित्तीय घाटा आप जानते हैं क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट, है ना। तो ये लेटेस्ट वाले बजट में देख लेना कि फिस्कल डेफिसिट कितना है। अगला देखिए, अन्य पिछड़ी जातियों की केंद्रीय सूची में उत्तराखंड की किन जातियों को अगस्त 2015 में सम्मिलित किया गया था? तो यहाँ पर जो कुछ जातियाँ 2015 के अंदर उनको शामिल किया गया था, तो इसलिए उसके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है दोस्तों कौन सा होगा, ऑप्शन बी, ठीक है। कहार कहार और तमर सिंघारिया जो जातियाँ हैं इनको उस टाइम पर जो है अनुसूचित जातियों की श्रेणी में, पिछड़ी जातियों की श्रेणी में शामिल किया गया। पता नहीं, मुझे भी नहीं पता कि ये जातियाँ किस क्षेत्र में पाई जाती हैं। खैर जो भी है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में खाद्यान्नों का उत्पादन न्यूनतम था? तो ये भी एक, वैसे तो ये करंट अफेयर का ही कह सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा डीप क्वेश्चन है ये। लेकिन यहाँ पर जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन डी, 2000 जो 9-10 है उसमें खाद्यान्नों का उत्पादन न्यूनतम था, ठीक है। 2009-10 में मंदी भी आई थी, आप जानते हैं, है ना, तो उस कारण भी इस पर फर्क पड़ा था। अगला देखिए, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत प्रीमियम राशि कितनी है? तो फ्रेंड्स ये जो राशि है उस टाइम तो ये 12 रुपये थी, अब ये बढ़ चुकी है, ठीक है। तो नेट लेटेस्ट वाले में देख लेना कितनी बढ़ी है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, वह भारतीय राज्य जिससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा आप जानते हैं भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है और भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो इसको याद, इसमें जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, उड़ीसा से नहीं गुजरती है। याद रखने का तरीका मैंने बताया था, मित्र पर गमछा झाड़ो, ठीक है ना। तो इसका मैंने ट्रिक बताए थे, मित्र पर गमछा झाड़ो, तो इसमें सारे आ जाएंगे, ठीक है। मित्र यानी मिजोरम, त्रिपुरा और आपका और क्या क्या हैं आपके, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और गुजरात, 6 से छत्तीसगढ़ हो गया और यहाँ पर झ से झारखंड हो गया। इस तरीके से, इस ट्रिक से माध्यम से आप
इनको याद रख सकते हैं और उड़ीसा इसके अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, भारत का वर्ष 2014 का HDI जो है वो कितना था। दोस्तों ये HDI जो है ये लोक सेवा आयोग का बहुत फेवरेट क्वेश्चन होता है। HDI का मतलब होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स है इसको जो है ये बेसिकली 2-3 जो है पैरामीटर होते हैं इसमें, कि आपका शिक्षा, स्वास्थ्य और पर कैपिटा इनकम, ये सारी चीज़ें इसके अंदर देखी जाती हैं और तब जाके ये जो रैंकिंग होती है ये तैयार होती है। ठीक है, तो इसमें आपका बेसिकली इसमें तो इस टाइम पर सूचकांक ही पूछ लिया गया है, 0 से 1 के बीच में होता है, लेकिन ज़्यादातर इसमें जो है वो रैंकिंग पूछी जाती है, रैंकिंग। ठीक है, तो रैंकिंग जरूर याद रखना है। 2020 की जो है 131वीं रैंकिंग है। ठीक है, तो 2020 की रैंकिंग 131वीं है और जो सूचकांक है वो लगभग 0.75 के आसपास है। ठीक है, तो इस तरीके से जो लेटेस्ट वाली होगी 2021 की तो अभी आई नहीं है, 2020 की 131वीं है। ठीक है, तो ये याद रखना। और HDI बहुत इंपॉर्टेंट होता है, याद रख लेना। और बाकी एक ये भी पूछा जाता है कि जो है वो क्या बोलते हैं, ये जो अवधारणा थी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की, तो ये किनके द्वारा दी गई थी। तो ये एक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे, उनके द्वारा ये दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सा निम्न में से कौन सा प्रिंटर है जो बहुत ही सूक्ष्म कणों द्वारा अक्षर व आकृति बनाकर उच्च गुणवत्ता का आउटपुट देता है। तो उच्च गुणवत्ता का आउटपुट जो स्याही के कणों के द्वारा देता है वो है आपका इंकजेट प्रिंटर, है ना। तो आपको पता है कई प्रकार के प्रिंटर होते हैं। इंकजेट पहले जो आते थे वो इंकजेट थे, और उसके सबसे पहले तो डॉट मैट्रिक्स थे, फिर इंकजेट थे, फिर लेजर प्रिंटर, अब तो लेटेस्ट वाले आ गए, है ना। नेक्स्ट है, कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पर देखिए जावा है, टैली है, नॉर्डन है। तो आप जानते हैं नॉर्डन का आपने एंटीवायरस अपने कंप्यूटर में यूज़ भी किया होगा। एंटीवायरस क्या होते हैं, एंटीवायरस जो है वो आपका कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करते हैं अनवांटेड प्रोग्राम्स से, और उनको क्या कहते हैं, मालवेयर कहते हैं। तो ये भी पूछा जाता है दोस्तों कई बार, मालवेयर क्या होता है। ठीक है, तो ये याद रख लेना। नेक्स्ट है, किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना ब्रिटिश शासन द्वारा की गई थी। तो यहाँ पर देखिए रेगुलेटिंग एक्ट है, पिट्स एक्ट है, 1813 का एक्ट है और 1833 का एक्ट है। तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो जिस एक्ट के अंदर हुई थी, हमें उस एक्ट का नाम बताना है। जल्दी से बताइए, जिसको पता है वो अपने दिमाग में सोच लीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो रेगुलेटिंग एक्ट है उसमें उन्होंने डेट ही नहीं दे रखी है, 1773 का जो है रेगुलेटिंग एक्ट है एक्चुअली में। तो इसी के अंतर्गत भारत के अंदर सबसे पहले एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात हुई थी। ओके, और ये सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर ओपन हुआ, ये कलकत्ता के अंदर ओपन हुआ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट, इसमें कुछ और चीज़ें हैं, जैसे बंगाल के तीनों प्रेसिडेंसी का गवर्नर इसको नियुक्त किया गया। बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसी का गवर्नर। तो आप जानते हैं कि अंग्रेजों के कंट्रोल में 3 प्रकार की 3 जो है वो बेसिकली प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, बंगाल प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी। तो जो तीनों प्रेसिडेंसी है इनके एक ही गवर्नर उसको बना दिया गया कि जो बंगाल का गवर्नर है वही इन तीनों का गवर्नर होगा, और साथ के साथ कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट बनाया जाएगा, और कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण। तो ये तो हो ही गया था, है ना। अगला देखिए, तुम्हारे लिए उपन्यास के रचयिता कौन है। तो ये उपन्यास जो है ये लिखा गया है, ऑप्शन कौन सा सही होगा, ये है ऑप्शन डी, हिमांशु जोशी जो है इसका राइट आंसर है। हिमांशु जोशी के द्वारा ये लिखा गया है। अगला देखिए, 2016 में 23वां राजीव गांधी सद्भावना अवार्ड प्रदान किया गया। तो ये 2016 का डेटा है। 2020 के जो राजीव गांधी अवार्ड हैं वो देख लेना। तो ये इसका जो राइट आंसर था दोस्तों वो ऑप्शन बी था, सुबह मुदगत को ये प्रदान किया गया था। अगला देखिए, करंट अफेयर का क्वेश्चन भी बहुत कम से कम 5-6 क्वेश्चन तो करंट अफेयर के आ ही रहे हैं ना, तो देख लेना इसको भी। उत्तराखंड राज्य के किस जनपद में सीमा राज्य के 7 जनपद, अच्छा किस राज्य की सीमा राज्य के 7 जनपदों के साथ है। तो एक ऐसा हमारा जनपद है जिसकी सीमा 7 जनपदों के साथ है, 7 अलग अलग जिलों के साथ है। तो हमें उस
जिले का नाम बताना है। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी, पौड़ी। ठीक है। तो पौड़ी थोड़ा दोस्तों आप जानते हैं बीच में है, तो बीच में होने के कारण चारों तरफ से वो अलग अलग जिलों से टच हो रहा है, तो इस तरीके से इसका राइट आंसर होगा। ये देख लीजिए यहाँ पर दे भी रखा है, नैनीताल, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल, देहरादून और हरिद्वार, इन इतने सारे जो है डिस्ट्रिक्ट्स के साथ इसकी सीमा लगती है। नेक्स्ट है, नर्मदा बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन है। तो नर्मदा बचाओ जो आंदोलन है ये आप जानते हैं गुजरात में हुआ था। जैसे उत्तराखंड में टिहरी डैम के बनने के बाद विरोध के लिए जो है कितने बड़े बड़े आंदोलन हुए थे, है ना। तो इसी प्रकार से उत्तराखंड सॉरी मध्य प्रदेश के अंदर में आंदोलन हुए थे नर्मदा को बचाने के लिए, और जिसमें सबसे प्रमुख योगदान है वो किसका है, आपका मेधा पाटकर का। ठीक है, तो ये मेधा पाटकर एक एक्टिविस्ट है। अगला देखिए, भारत और नेपाल की मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है। तो ये हम सब जानते हैं, काली नदी जो है वो भारत और नेपाल की मध्य सीमा बनाती है। इसी काली नदी के सीमा के कारण जो है वो कितना विवाद अभी वर्तमान में चल रहा है भारत और नेपाल के बीच, क्योंकि जो सीमा होती है बेसिकली वो आपका काली नदी को निर्धारित किया गया है। अब इस काली नदी के उद्गम के बारे में थोड़ा सा डाउट है। जो हम मान रहे हैं, हम लिपुलेख से मान रहे हैं, वो थोड़ा नेपाल वाला कह रहे हैं कि तुम्हारा ये लिपुलेख उन्हीं के उसमें आता है, क्योंकि काली नदी उससे पीछे से निकलती है। तो इस वजह से थोड़ा विवाद है इस पर। हालांकि ये जो है हिस्सा प्राचीन काल से ही भारत के ही उसमें रहा है, तो वहाँ पर खैर उनकी अपनी राजनीति भी है, इस वजह से वो ये सब कर रहे हैं। ठीक है, खैर चलिए आगे चलिए, इन सब बातों को बाद में डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गूगल एक है। तो गूगल क्या है, गूगल एक सर्च इंजन है, तो ये सब जानते हैं। और गूगल के संस्थापक है मेलेनो पार्क, और इसके अभी सीईओ हैं सुंदर पिचाई। ठीक है, तो सुंदर पिचाई भारत से संबंधित रखते हैं, तो भारत के लिए एक प्राउड की बात है। अगला देखिए, इंटरनेट एक्सप्लोरर है। तो ये इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वो ऑलरेडी विंडोज़ के साथ आता है दोस्तों, और ये एक वेब ब्राउज़र है। हालांकि ये इतना बेकार वेब ब्राउज़र है, इसको कोई भी इस्तेमाल करना पसंद नहीं करता है, तो विंडोज़ के साथ ही आता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए, अगला जो और भी पूछे जाते हैं दोस्तों, और भी जो ब्राउज़र हैं आपको याद रखना है उनके बारे में। जैसे गूगल क्रोम सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, उसके अलावा मोज़िला फायरफॉक्स प्रो और आपके ओपेरा मिनी, ये सब यूज़ होते हैं अलग अलग ब्राउज़र के रूप में। भारत में मुद्रा योजना कब प्रारंभ की गई थी। तो ये योजनाओं के संबंधित क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, तो विद डेट पूछे जाते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन डेट याद रखना इनमें थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये मुद्रा योजना आप जानते हैं कि जो लोग हैं उनको लोन देने के लिए की गई थी। इसमें 8 अप्रैल 2015 को ये प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है, तो बेसिकली इसके अंदर आपको बिजनेस करने के लिए लोन दिया जाता है मुद्रा योजना के अंदर। अगला देखिए, जैव प्रौद्योगिकी संस्थान स्थित है। जैव प्रौद्योगिकी यानी कि बायोटेक्नोलॉजी, तो बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, अल्मोड़ा, देहरादून, श्रीनगर या पंतनगर। तो ये आपके देहरादून में स्थित है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मांसपेशीय प्रोटीन है। तो मांसपेशीय का मतलब होता है दोस्तों मसल्स, है ना। तो मसल्स प्रोटीन कौन सा है इसमें, मायोसिन, केराटिन, लाइसोजाइम या हीम। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा मायोसिन, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किन तरंगों को ध्रुवीकृत नहीं किया जा सकता है। ध्रुवीकृत का क्या मतलब होता है, यानी कि पोलराइज्ड। तो पोलराइज्ड किन को नहीं किया जा सकता है, यहाँ पर ध्वनि तरंगें हैं, रेडियो तरंगें हैं, पराबैंगनी किरणें हैं और एक्स किरणें हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए ध्वनि तरंगें। ध्वनि तरंगों को आप पोलराइज नहीं कर सकते। चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए, आरएच फैक्टर का आधार क्या है। तो आरएच फैक्टर क्या होता है, जो हमारे ब्लड होता है उसके ब्लड ग्रुप तो होते ही हैं, हम सब जानते हैं, अलग अलग जो हैं वो ब्लड ग्रुप होते हैं, लेकिन उसके अलावा भी एक एंटीजन और होता है ब्लड में, वो आरएच होता है। जिसमें वो पाया जाता है वो आरएच पॉजिटिव होता है, जिसमें नहीं पाया जाता वो आरएच नेगेटिव होता है।
तो उसका जो उत्पत्ति है दोनों दोस्तों वो हुआ था आपके रियसिस नामक बंदर से। तो उसमें ये सबसे पहले पाया गया था और इसका पता लैंडस्टीनर और विनर ने ही पता चलाया था कि इस प्रकार का एक एंटीजन इसमें पाया जाता है। नेक्स्ट है, एक उपग्रह का उपयोग होता है तो संचार हेतु होता है, मौसम की भविष्यवाणी के लिए होता है, कृषि एवं वानिकी हेतु होता है, या उपरोक्त सभी के लिए। तो आप जानते हैं कि जो सैटेलाइट है वो आज की डेट में लगभग सभी क्षेत्रों के अंदर उसका प्रयोग किया जा रहा है, तो इसीलिए ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। सभी जो मौसम की भविष्यवाणी भी आप देखते हैं कि कितना सटीक अब हो पा रही है, संचार यानी कि कम्युनिकेशन बहुत अच्छा इससे हो रहा है, और कृषि एवं वानिकी के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। नेक्स्ट है, मार्स गैस किसको कहते हैं? तो मार्स गैस कौन सी है दोस्तों? राइट आंसर बताइए। राइट आंसर होगा मीथेन। मीथेन जो गैस है उसी को मार्स गैस कहते हैं। अगला देखिए, मानव जीनोम का अनुक्रमण सफलतापूर्वक किया गया था। तो मानव जीनोम का अनुक्रमण बोले तो मतलब उसको अलग अलग करके उसको स्टडी करना, उसी की बात हो रही है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। ओके, 2001 में जो मानव जीनोम होता है, जीनोम की सीक्वेंसिंग अच्छे से की गई थी। अगला देखिए, तो ये थे हमारे 60 क्वेश्चन। अगला देखते हैं क्या नेक्स्ट है। डीएनए में नहीं पाया जाता है। तो डीएनए जो है हमारे शरीर का आनुवंशिक पदार्थ है। यहाँ पर एडेनिन, गुआनिन और आपका क्या क्या पाया जाता है, और साइटोसिन, थाइमिन, ये सब पाया जाता है, लेकिन इसमें नहीं पाया जाता है क्या? यूरेसिल। तो यूरेसिल जो है वो एकमात्र ऐसी चीज़ है जो इसमें नहीं पाई जाती है, तो ये याद रख लेना। और डीएनए जीवित कोशिकाओं के गुणसूत्र में पाया जाता है। तंतुनुमा अणु को डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए कहते हैं। और डीएनए का एक वो भी पूछा जाता है कि इसकी जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर इस प्रकार की होती है, तो ये किसने दी थी? तो ये जरूर पूछा जाता है, वाटसन एंड क्रिक ने ये मॉडल दिया था। अगला देखिए, 2016 में थॉमस कप जीतने वाला पहला यूरोपीय देश बना था। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अगेन 2016 के करंट अफेयर के क्वेश्चन में ये रहा होगा। तो हालांकि उस टाइम पर जो है ये चर्चा में था क्योंकि डेनमार्क ने पहली बार यूरोपीय देशों में ये जीता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो वनों की कटाई पर जो प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश है दोस्तों वो है ऑप्शन डी, राइट आंसर नॉर्वे। ठीक है, तो नॉर्वे यहाँ पर राइट आंसर है। चलते हैं आगे। अगला देखिए, चीन का दक्षिणी चीन सागर में किस क्षेत्र के नियंत्रण को लेकर फिलीपींस और वियतनाम के साथ विवाद चल रहा है? तो साउथ चाइना जो सी है उसमें चाइना जो है अपनी दादागिरी एक तरह से करता है, तो इसलिए आसपास के जितने भी देश हैं उन सब के साथ जो है चाइना का विवाद ही चलता रहता है, जिसमें बेसिकली ये फिलीपींस है, वियतनाम है। तो अभी तो हाल ही में जापान के साथ जो है इनका एक आइलैंड पर विवाद चल रहा है। तो इस तरीके से ये साउथ चाइना सी की न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। जापान के साथ इनका एक विवाद चल रहा है। तो खैर इसका राइट आंसर है दोस्तों स्टेपली द्वीप जो श्रृंखला है वहां पर इनका डिस्प्यूट चल रहा है। अगला देखिए, कौन सा देश का पहला डिजिटल राज्य बन गया है? तो देश का जो पहला डिजिटल राज्य बना है वो है केरल। ओके, ये पहले की बात थी, अब तो बहुत सारे राज्य डिजिटल बन गए। नेक्स्ट है, एडिटर अनप्लग्ड मीडिया मैग्नेट्स नेताजी एंड मी, नेताजी एंड मी पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो बताइए राइट आंसर क्या होगा? इसके जो राइट आंसर है दोस्तों वो है विनोद मेहता। ओके, तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था। 63वें फिल्म पुरस्कार समारोह में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ चुना गया? अगेन ये करंट अफेयर है, और इस टाइम पर जो है वो बाहुबली को चुना गया था, लेकिन अभी वर्तमान में 2020 में जो 66वां 2020 में तो हुआ ही नहीं पैंडमिक की वजह से, 2019 के लास्ट में हुआ था जो 66वां था वो। हाँ, 66वां जो नेशनल फिल्म अवार्ड है उसमें जो बेस्ट फिल्म चुनी गई थी वो थी आपके
आयुष्मान खुराना की थी, हाँ आयुष्मान खुराना की वो अंधाधुन, हाँ अंधाधुन जो फिल्म थी आयुष्मान खुराना की, वो चुनी गई थी 66वें फिल्म पुरस्कार में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार 2015 किसे दिया गया? तो 2020 में दिया गया है ये किसी मलयालम कवि को, तो उसका नाम जरूर एक बार सर्च कर लेना। जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो इस साल का, अजीब सा नाम है उनका, मलयालम कवि है वो, इतना मुझे याद है। अगला देखिए, ये था रघुवीर चौधरी, 2015 का क्वेश्चन है, इस साल का देख लेना आप। निम्न में से किस अंग द्वारा इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है? तो इंसुलिन हार्मोन जो है वो आपका स्रावित करने वाला अंग कौन सा है? आपका पैनक्रियाज। ठीक है, तो दोस्तों आप जानते हैं कि जो पैनक्रियाज होता है वो इंसुलिन हार्मोन को स्रावित करता है, और ब्लड में जो शुगर लेवल है उसको, उससे लड़ता है कौन? इंसुलिन। अगर ये पैनक्रियाज किसी भी तरीके से इंसुलिन को छोड़ना कम कर दे तो ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाएगी, और क्या हो जाएगा? डायबिटीज हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट है, रक्त का थक्का यानी कोगुलेशन बनने हेतु कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन आसान भी है। विटामिन जो के होता है ये रक्त का थक्का यानी कोगुलेशन के लिए जिम्मेदार होता है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई लोगों में ये अगर कमी हो जाती है तो उनका फिर रक्त बहता है बहुत ज़्यादा। ऐसी स्थिति में अगर एक्सीडेंट वगैरह हो गया तो उनके बचने की संभावना बहुत कम होती है। नेक्स्ट, लवणीय जल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं? तो लवणीय जल जो सॉल्ट वाटर है उसमें जो पौधे उगते हैं उनको क्या कहते हैं? देखिए यहाँ पर है हाइड्रोफाइट्स, मीजोफाइट्स, हेलोफाइट्स एंड थैलोफाइट्स। तो जो लवणीय जल में उगते हैं दोस्तों वो है आपका हेलोफाइट्स। अगला देखिए, रुद्रप्रयाग में किस नदी का संगम होता है? तो ये सब जानते हैं यार, रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी मिलती है। चलते हैं आगे। किस हिमालयी क्षेत्र में वर्षा काल में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो हिमालयी क्षेत्र अलग अलग भागों में बटे हुए हैं, और वर्षा का भी अनुपात जो है वो सबसे अधिक जो है वो किस में होता है दोस्तों? शिवालिक में होता है। उसके बाद ऊपर जाने पर और जो है वो कम हो जाती है, और जो ग्रेट हिमालय है उसमें सबसे कम वर्षा होती है। जो शिवालिक वाला क्षेत्र है इसमें बेसिकली देहरादून और नरेंद्र नगर, ये वाला जो रीजन है, तो इसमें देखा होगा आपने कितनी ज़्यादा बारिश होती है। अगला देखिए, चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? तो यहाँ पर चाय की खेती जो जो होती है वो पहाड़ी ढलानों पर होती है। उसके लिए जो सबसे उपयुक्त मिट्टी है दोस्तों वो है चरागाही मृदा, या पहाड़ी ढालों पर ऐसा ढलान वाली जो मृदा है उसकी ज़रूरत होती है चाय की खेती के लिए, जिसमें कि पानी जो है वो टिके ना, डायरेक्ट जो है वो निकल जाए। इस प्रकार की मृदा की आवश्यकता होती है। अगला देखिए, 2011 की जनगणना के आधार पर, देखिए मैंने बताया था आपको कि 2011 की जो सेंसस है उससे क्वेश्चन एक आध जरूर आता है, तो 2011 का सेंसस जरूर पढ़ना है। 2011 की जनगणना के आधार पर नैनीताल जो जिले का स्थान है, तो नैनीताल जो जिले है उसका स्थान चौथा था। ठीक है, राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। हालांकि ये थोड़ा अनयूजुअल क्वेश्चन है, वैसे जनरली 2011 की जनगणना के अनुसार वो पूछेगा सबसे ज़्यादा जो है जनसंख्या वाला, सबसे कम, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल, सबसे कम क्षेत्रफल, सबसे ज़्यादा वन, सबसे कम वन कहाँ है, और क्या पूछ सकता है, और आपके लिंगानुपात सबसे ज़्यादा सबसे कम लिंगानुपात पूछेगा, और आपके जो एजुकेशन है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, सबसे कम किस में है। ये सारे डेटा जो है वो आपको पढ़ के जाने हैं। चलिए आगे चलते हैं। चीन युद्ध 1962 से पूर्व कौन सी जनजाति तिब्बत से व्यापार करती थी? तो हम सब जानते हैं हमारे उत्तराखंड की जो भोटिया जनजाति है ये आपका तिब्बत से ट्रेड करते थे। इनका तिब्बत से ट्रेड चलता था चीन युद्ध से पहले, 1962 से पहले, क्योंकि उससे पहले भारत और इनके बीच, चीन के बीच उतनी तनातनी थी नहीं, तो इसलिए आराम से जो है ट्रेड होता था। और यहाँ से भी होता था, पिथौरागढ़ से भी होता था, और जो सिक्किम वाला जो एरिया है वहाँ से भी होता है। अभी भी, अब तो खैर नहीं होता है। अगला देखिए, जनवरी 1921 में उत्तराखंड की जनता ने किस स्थान पर कुली बेगार न देने की शपथ ली थी? तो कुली बेगार के जो रजिस्टर है वो जलाए गए थे बागेश्वर में सरयू नदी के किनारे। अगला देखिए, किस नदी पर कोटेश्वर डैम जो है वो निर्मित किया गया? तो कोटेश्वर जो डैम है, कोटेश्वर डैम जो है वो टिहरी डैम के साथ साथ ही आप जानते हैं उसका भी निर्माण हुआ है, और ये आपकी भागीरथी नदी पर, ऑप्शन सी राइट आंसर है।
चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, उत्तराखंड में प्रथम डेयरी जो संघ है यानी कि डेयरी के लिए जो एक यूनियन बनाई गई थी वो स्थापित की गई है कहाँ पर? राइट आंसर बताइए। तो दोस्तों जो उत्तराखंड का जो डेयरी संघ है उसका स्थापना की गई है हल्द्वानी के अंदर। हल्द्वानी जो है वो डेयरी उद्योग में काफ़ी ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसमें इतना ही है, अगला देखिए। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम कब पास किया गया था? तो ये तो उत्तर प्रदेश का क्वेश्चन है। यहाँ तो ऐसे अनयूजुअल क्वेश्चन एक आध जो है वो पूछ ले जाते हैं। 1950 की बात है दोस्तों ये, ठीक है। नेक्स्ट है गढ़वाल मंडल की जो है स्थापना कब की गई थी? तो गढ़वाल के, ये तो पहले भी हमने डिस्कस किया था शायद कल भी। 1969 में गढ़वाल मंडल की स्थापना की गई जिसका मुख्यालय पौड़ी में है। अगला देखिए, उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितने सीटें आरक्षित हैं, कितना स्थान आरक्षित है? तो उत्तराखंड की जो हमारी असेंबली है उसमें आप जानते हैं कि टोटल 71 जो है सीटें हैं, जिसमें कि टोटल 15 जो सीटें हैं वो रिजर्व हैं और 15 जो सीटें हैं उसमें एससी के लिए जो है वो 13 हैं और जो एसटी हैं उनके लिए 2 सीट्स हैं। तो एसटी के लिए यहाँ पर जो है वो रिजर्व सीट हैं आपके 2, ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए, उत्तराखंड पुलिस की ऑपरेशन इस्माइल योजना, तो उस टाइम पर जो है ये ऑपरेशन इस्माइल काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में था तो इसलिए पूछा गया। तो दोस्तों ऑपरेशन जो इस्माइल है ये बेसिकली बच्चों को रेस्क्यू करने से संबंधित था। अगला देखिए, मुद्रा राक्षस जिनका जून 2016 में निधन हुआ की प्रसिद्धि है, तो यहाँ पर ये थे, कौन थे? रंगमंच निर्देशक थे या शास्त्रीय गायक थे, संस्कृत के विद्वान थे या हिंदी उपन्यासकार? तो ये एक हिंदी उपन्यासकार थे, ठीक है दोस्तों। ये मुद्रा राक्षस वो वाली नहीं है। मुद्रा राक्षस तो एक तो वो जिसके रचयिता विशाख दत्त हैं वो उनकी पुस्तक है, ये अलग है। ये तो अभी मतलब ये नए कवि हैं, ठीक है। 2016 में इनका निधन हुआ है। हिंदी उपन्यासकार ये रहे हैं। इनका जो असली नाम है वो है सुभाष चंद्र और लखनऊ के ये रहने वाले हैं। अगला देखिए, उत्तराखंड के किस जिले का वन क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो उत्तराखंड देखिए, ये देखिए मैंने बताया था ना, ये वन का जो डेटा है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो वन क्षेत्र जो सबसे ज़्यादा है वो आपका पौड़ी के अंदर है। यहाँ पर देखिए कह रहा है वन क्षेत्र, अगर बोलेगा सबसे ज़्यादा वन तो सबसे ज़्यादा वन नैनीताल में है, लेकिन सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र पौड़ी में है, ठीक है। अगला देखिए, नीचे दी गई झीलों का सुमेलित करिए। यहाँ पर कुछ झीलें दी गई हैं, 3 ही ऑप्शन दिए हैं। 7 ताल के आगे देखिए काशीपुर है, द्रोण ताल है उत्तरकाशी, इसको मैच कीजिए। तो 7 ताल कहाँ पर आपका? 7 ताल तो नैनीताल में है ना। तो पहले ए का जो है अब हम ऑप्शन को देखकर लगाते हैं इसको। ऑप्शन हमारे पास 4 ऑप्शन है, हमें एक पता चल चुका है कि जो ए है उसका थर्ड है। तो ए का थर्ड देखिए किसमें? ए का थर्ड मात्र जो है वो बी में है, तो बस कुछ और देखने की ज़रूरत ही नहीं है, बी राइट आंसर है दोस्तों। हालांकि हम बाकी भी हम अगर आता है तो अच्छी बात है, लेकिन देखिए हमने एक ही से जो है वो पूरा सॉल्व कर लिया। 7 ताल जो है आपका नैनीताल में है, द्रोण ताल काशीपुर, डोडी ताल उत्तरकाशी और भिरई ताल आपके चमोली में। तो एक तो इसमें छपा ही नहीं है, कोई बात नहीं। अगला देखिए, उत्तराखंड का पहला निर्जातीय समूह किसे माना जाता है? तो निर्जातीय जो समूह है उत्तराखंड का या जनजातीय समूह कह सकते हैं, वो है आपका वनराजी, वनरौत के नाम से भी इनको जाना जाता है। अगला देखिए, पंवार शासकों की पहली राजधानी कहाँ थी? तो पंवार जो शासक हैं उनकी गढ़वाल के अंदर इन्होंने शासन किया था, हम सब जानते हैं। पंवार शासकों की जो पहली राजधानी है वो है चांदपुर गढ़ी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए, पंवार वंश के शासक कनकपाल ने 808 ईस्वी में चांदपुर चमोली में अपनी पहली राजधानी स्थापित की थी। चलिए आगे चलते हैं। गढ़वाली समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो गढ़वाली नामक जो समाचार पत्र है उसके जो मुख्य संपादक हैं दोस्तों, उनका क्या नाम था? यहाँ पर देखिए, बिशंबर दत्त चंदोला है, ललित प्रसाद नैथानी है, मुकुंदी लाल है और सुमन है ना। तो देखिए कौन सा इसमें राइट आंसर होगा। वैसे इसका जो मुख्य संपादक हैं वो तो गिरजा प्रसाद नैथानी थे, वो इसमें ऑप्शन में ही नहीं है। तो यहाँ पर जो दूसरे हेल्पर थे उनके या उनके साथ वाले कह सकते हैं, तो वो हैं बिशंबर दत्त चंदोला। तो इसलिए जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा। हालांकि जो मुख्य थे वो गिरजा प्रसाद नैथानी थे, ये याद रखना।
चलते हैं आगे। 1916 से 1912 तक पिशंबर चंदूलाल। अगला देखिए, कौन सा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पेशावर कांड का नायक रहा है? तो पेशावर कांड का नायक है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। अगला देखिए, निम्न में से किस वर्ष टिहरी रियासत का स्वतंत्र भारत में विलय हुआ था? तो टिहरी रियासत का जो स्वतंत्र भारत में विलय हुआ वो 1949 में हुआ। इसी वर्ष जो है वो अंतिम राजा मानवेंद्र शाह ने क्या किया, भारत के सरकार के साथ विलय पत्र पर साइन किए और 1950 में इसको उत्तर प्रदेश का एक जिला बना दिया गया। अगला देखिए, अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। इस साल का जरूर देख लेना आप। 2020 का मैंने बताया भी था एक वीडियो के अंदर, 2020 के जो खेल रत्न पुरस्कार हैं ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी था, जीतू रॉय, साक्षी मलिक, पीवी संधू, दीपा करमाकर। इस साल का खेल रत्न जिनको मिला है राजीव गांधी खेल रत्न, वो जरूर देख लेना आप। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको यूनेस्को द्वारा 2016 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था? तो वर्ल्ड हेरिटेज जो है ये 2016 का है। 2020 के अंदर जो लेटेस्ट साइट है वो कौन सी है? एक तो जयपुर है और एक और भी है कोई, देख लेना एक बार। यूनेस्को आप जानते हैं कि जो पूरे दुनिया के अंदर ऐसी साइट होते हैं जो कि कल्चरल हेरिटेज जिनको कहा बना सकते हैं, तो उसको वो अपने साइट की लिस्ट में शामिल करते रहते हैं। तो हर साल कुछ ना कुछ नई साइट इसमें जुड़ती रहती है। तो फ्रेंड्स उस टाइम पे जो राइट आंसर था ये नालंदा विश्वविद्यालय का जो पूरा स्थल था ये जुड़ा था, इसलिए ये क्वेश्चन आया था। 2020 में जो स्थल जुड़े हैं उनका नाम जरूर देख लेना। चलिए आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स इतना ही क्वेश्चन इसमें है, बाकी चलिए इतना काफ़ी है आज का टेस्ट। इसमें जो है कुछ और क्वेश्चंस भी हैं दोस्तों, इससे आगे के क्वेश्चंस हैं ये, और उसमें कुछ इन मैथ्स के क्वेश्चन भी हैं, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा। चलिए अभी के लिए इतना काफ़ी है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, गुड नाइट, सॉरी।